85 लाख की आबादी का छोटा सा मुल्क इसराइल, लेकिन दुनिया की 8वीं बड़ी मौशियत और दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनीज नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। असला की दौर में खुद कफील अब तक 13 नोबल प्राइज विनर पैदा कर चुका है, जिसको मिडल ईस्ट की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। उसने ये तमाम कैसे हासिल किया? उसके लिए उसने 5 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। पहली, स्टेबल गवर्नमेंट। दूसरी, मैन पावर। तीसरी, पॉलिसीज। चौथी, इनोवेशन अथॉरिटी का क़याम। 5वीं, वेंचर कैपिटल। जी हाँ जनाब, स्टेबल गवर्नमेंट किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि कोई भी निज़ाम हो, चाहे सदारती निज़ाम हो, चाहे बादशाही निज़ाम हो, चाहे पार्लिमानी निज़ाम हो, चाहे कम्युनिस्ट निज़ाम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तसलसल के साथ जो निज़ाम चले वही कामयाबी की ज़मानत है। इसराइल ने बहुत पहले पार्लिमानी निज़ाम को अपनाया और आज भी उस निज़ाम के ताबे काम कर रहा है। दूसरे नंबर पर मैन पावर। जी हाँ, उस मैन पावर पर उसने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उसके लिए उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि अपने लोगों को तरक्की दी जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूनिट्स बनाए। उसके लिए उसने तकरीबन हर 10,000 बंदे पर 120 रिसर्चर्स पैदा किए। ये सारा कुछ उसने अपनी पॉलिसीज़ बनाकर किया। पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने अपना 4% जीडीपी अपनी रिसर्च पर इन्वेस्ट किया। जी हाँ, रिसर्च के लिए 3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स, दूसरा एकेडमिक सेंटर्स और तीसरा लेबॉर्ट्रीज। ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो किसी मुल्क को आगे लेकर जाती हैं। ये पॉलिसीज़ का ऐसा हिस्सा है जिन मुल्कों ने इन पर इन्वेस्टमेंट कर दी, यकीन जानिए वो मुल्क बहुत आगे निकल गए। उसके अंदर आप किसी भी मुल्क का नाम ले लें, वो मुल्क बहुत ही आगे निकल गए। चौथे नंबर पर उन्होंने इसराइल इनोवेशन अथॉरिटी जो बनाई, उस अथॉरिटी के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को बड़े बड़े तोहफे दिए। माइक्रोसॉफ्ट का तोहफा, मोटोरोला का तोहफा, यूएसबी का तोहफा, यूएसबी पोर्ट का तोहफा। तोहफे गिनाना शुरू कर दूं तो शायद फहरिस्त बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे उनके तोहफे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी ये जो इनोवेशन अथॉरिटी का क़याम किया इसके अंदर किए। उन्होंने जो छोटे छोटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के यूनिट्स बनाए, उनको वो टास्क देते थे कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते थे तो वो अपने बच्चों से ये कहते थे कि इसका सलूशन तैयार करें। जब वो बच्चे उसका सलूशन तैयार कर लेते थे तो उन बच्चों से कहा जाता था कि इसको इस लोकल मार्केट के अंदर आप लोग डिलीवर करते हैं। जब वो लोकल मार्केट में डिलीवर करते थे तो उनको उनके लोग फीडबैक देते थे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम को वो दोबारा फिर सॉल्व करने के बाद जब उनकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती थी तो वो उसके पेटेंट राइट्स इंटरनेशनल मार्केट से हासिल कर लेते थे और फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूरोप को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और बड़े बड़े मुल्क को जितने भी हैं, जिनमें चाइना भी शामिल है, उनको वो अपनी प्रोडक्ट ना सिर्फ सेल करते थे बल्कि उन मुल्कों के साथ अपने रिलेशन बनाते थे। क्योंकि जब आप किसी मुल्क के साथ ट्रेड करते हैं तो ना सिर्फ मुल्कों के रिलेशंस बनते हैं बल्कि लोगों के भी रिलेशंस बनते हैं। जब आपके किसी मुल्क के साथ ट्रेड के साथ रिलेशंस बनते हैं तो यकीन जानिए वहाँ पर फिर आपकी लड़ाई नहीं होती, वहाँ पर आपकी दोस्तियाँ जन्म लेती हैं। क्योंकि जब आप कारोबार करते हैं तो कारोबारी लोगों की दोस्तियाँ होती हैं, दुश्मनियाँ नहीं होती। ये बात समझने की है, अगर आप समझ सको तो। उन लोगों ने यही सारा कुछ किया और आज इसराइल के पूरी दुनिया के अंदर दोस्त ही दोस्त हैं, जितने भी बड़े ममालिक हैं, और इस पॉलिसी को आगे लेके जाते हैं। जो 5वें नंबर पर उन्होंने किया वेंचर कैपिटल। उन्होंने दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने उनको दावतें दी कि हमारे मुल्क के अंदर आएँ, यहाँ पर अपने सेटअप लगाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेटअप हमारे मुल्क के अंदर लगाएं। क्योंकि जब वो अपने मुल्क के अंदर सेटअप लगाएंगे तो उसके साथ उनके लोगों का बेनिफिट होगा, क्योंकि ब्रेन
اسرائیل کے لوگوں کا تیار ہوگا۔ انہوں نے ان کمپنیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہا کہ ہم آپ سے کوئی بھی ٹیکس نہیں لیں گے، بلکہ نہ صرف ٹیکس نہیں لیں گے بلکہ 2 سال تک آپ اگر ہمارے ملک کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سینٹرز بناتے ہیں تو آپ کے جتنے ملازم ہوں گے 2 سال کے لیے ان کی 40% تنخواہ اسرائیل کی گورنمنٹ پے کرے گی۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ کیا کوئی اور ملک، کوئی اور قوم یہ سوچ سکتی ہے؟ یہ ویژن ہے ایک قوم کا۔ اس ویژن کے ساتھ انہوں نے اپنی کمپنیز کو آگے بڑھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹ اپ کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کو وہ انکریج کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر کام کرنے کے لیے۔ ان کو وہ نہ صرف فنڈنگ دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ورک کریں، اگر آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے تو نو پرابلم، وہ اس سے فنڈنگ کا 1 پیسہ بھی نہیں مانگتے۔ لیکن اگر سٹارٹ اپ کمپنی سکسیسفل ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1% انٹرسٹ پے کرتے جتنی انویسٹمنٹ آپ کو دی ہے۔ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک آگے بڑھا، اور ہم آگے نہ بڑھنے کا سارا الزام انہی پہ لگا دیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ بھائی ان کو اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے خلاف سازشیں کرنے سے۔ اگر کبھی وقت ملے تو ضرور سوچئے گا میری اس بات پر۔